अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों आज 14 अप्रैल 2020 है और दिन है मंगल। वादी सिंध की तहज़ीब वाला चैप्टर जो है वो हम पढ़ रहे थे और इसमें आज हम शुरू करेंगे ज़राअत से। वादी सिंध की ज़मीन ज़रख़ेज़ थी। इसकी दौलत का इन्हिसार ज़राअत और तजारत पर था। मतलब वादी सिंध में जो पैसा आमदनी थी वो किस तरह से होती थी, दो चीज़ें जो थी उनकी दौलत इकट्ठी, उस तहज़ीब की दौलत इकट्ठी करने का सबब थी। एक ज़राअत था उनका पेशा, मतलब खेती बाड़ी था, किसान जो थे वो खेती बाड़ी करते थे, और दूसरा तजारत था, मतलब चीज़ों का लेन देन करना। वादी सिंध की तहज़ीब की अक्सरियत काश्तकारों पर मुश्तमिल थी। मतलब उस तहज़ीब के जो बहुत सारे लोग थे उसमें जो ज़्यादा आबादी थी ना वो काश्तकारों पर मुश्तमिल थी, मतलब किसान थे उसकी आबादी में, जिन्होंने जंगलात काट कर ज़मीन को काश्त के काबिल बनाया। मतलब इतनी उन्होंने मेहनत की कि उन्होंने जंगलात जो थे वो काट काट कर उसको ज़मीन को हमवार किया और वहाँ पर उस ज़मीन के अंदर उन्होंने फसलें उगाना शुरू की। मौसमी बारिशों की वजह से यहाँ फसलें खूब होती थी, मतलब क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा होती थी वहाँ पर, तो इसलिए फसलें भी खूब उगा करती थीं। काश्तकारी के लिए लोग दरियाओं पर पुश्ते बनाकर पानी रोक लेते थे। यहाँ की बस्तियों से फसलों के जो आसार मिले हैं उनकी बुनियाद पर कहा जा सकता है कि वादी सिंध में गेहूँ, बाजरा, जौ, दालें, मटर, ज्वार, तिल, चावल, अलसी, सरसों और कपास पैदा होती थी। फलों में खजूर, खरबूजे और अंगूर के आसार मिले हैं। मतलब वो जो भी माहिरीन ने देखा है उनसे उन्हें पता चला है कि ये जो थी फसलें वहाँ पे उगा करती थीं और फलों में खजूर, खरबूजा और अंगूर के आसार मिले हैं। पुरअमन माशरा। शहरों की खुदाई से बड़े हथियारों की बहुत कम तादाद मिली है। मतलब वहाँ पे जब उन्होंने खुदाई की है माहिरीन ने, तो उन्हें हथियार बहुत कम मिले हैं। मतलब बंदूकें वगैरह, तलवारें, नेज़े, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो माहिरीन को नहीं मिली। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये माशरा जो था वो जंगजू नहीं था, वो ज़्यादातर वो जो लोग थे वो पुरअमन थे। हुक्मरान भारी फ़ौज या पुलिस नहीं रखते थे। उनकी अपनी हम असर तहज़ीबों और हमसायों के साथ ताल्लुकात पुरअमन बुनियादों पर कायम थे। मतलब इसीलिए तो फिर उनको ज़्यादा हथियारों की ज़रूरत पेश नहीं आई। उनके अपने हमसायों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, मतलब उनके साथ कभी लड़ाई झगड़े नहीं हुए। तो इसलिए फिर उन्होंने कभी इन चीज़ों पर गौर ही नहीं किया कि हमें ये बंदूकें वगैरह भी रखनी चाहिए। तो इसलिए खुदाई के दौरान जो मामूली हथियार मिले हैं उनसे सिर्फ शिकार ही किया जा सकता है। मतलब जो भी हथियार मिले हैं उससे सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि किसी जानवर का शिकार किया जा सकता है। इससे अंदाज़ा होता है कि लोग पुरअमन ज़िंदगी बसर करते थे। इस माशरे में कत्ल गारत गरी के बारे में भी कोई शवाहद नहीं मिले। कत्ल गारत गरी मतलब ये कत्ल करना, किसी को मार देना एमी, तो इसलिए इस तरह के भी कोई शवाहद जो माहिरीन हैं उनको नहीं मिले। बैल की मौजूदगी। मवेशी उनकी ज़िंदगी का हिस्सा थे। वादी सिंध में बैलों के ढांचे बड़ी कसरत से मिले हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि बैलों को पालने का आम रवाज था। बैल उनके नज़दीक अहम तरीन जानवर था। बैल की तस्वीर वाली बेशुमार मोहरें और मिट्टी के खिलौने मिले हैं। लोग बैल को बार बर्दारी के लिए भी इस्तेमाल करते थे। मतलब बोझ उठाने के लिए बैल इस्तेमाल करते हैं ना, वो बैलगाड़ी जो होती है वो भी इस्तेमाल करते थे। बैलों को इस काम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। तजारती सरगर्मियाँ। वादी सिंध के शहरों और देहातों के दरमियान ज़रिए अजनास और मादनियात की तजारत होती थी। अंदरूनी तजारत बैलगाड़ियों के ज़रिए होती थी। वज़न और पैमाइश के बाट भी मिले हैं जो चौकोर शक्ल में पत्थर के बने हुए हैं। मतलब बाट मतलब वो जो वज़न करने के लिए 1 किलो, जैसे आपने भी देखे होंगे वो जो 1 किलो का बाट होता है, 2 किलो, 3 किलो, ताकि उसे हम वज़न नाप सकें। शहरी मनसूबाबंदी और तर्ज़ तामीर। वादी सिंध के लोग फ़न तामीर से बहुत अच्छी तरह वाक़फ़ियत रखते थे। फ़न तामीर मतलब किस तरह से बनाना है, कोई इमारतें वगैरह बनानी है इस तरह की, तो उनको ये बहुत अच्छी तरह पता था। शहर और कस्बे बड़े सलीके और मनसूबाबंदी से बनाए जाते थे। कारीगर ईंटें बनाने और इन्हें पकाने का फ़न जानते थे। वो मकानात की बुनियादें गहरी और मजबूत बनाते थे और ज़ाहरी खूबसूरती पर भी ध्यान देते थे। मतलब ये नहीं है कि भाई अगर वो पुराने दौर के लोग थे तो उन्हें इस तरह की चीज़ों के बारे में नहीं पता था। उन्हें इस तरह की चीज़ों के बारे में पता था और वो बहुत अच्छी तरह से जो थे वो घर बनाते थे और बहुत खूबसूरती से बनाते थे। मकानात शहर की सड़कों के किनारों पर बनाए गए थे। इनकी तामीर में पक्की ईंटें इस्तेमाल हुई। हर घर में गुसल खाना था जो बैरूनी गली की तरफ बनाया जाता था। घरों की एक से ज़्यादा मंजिलें होती थी।
ऊपर वाली मंजिल तक जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। मकानों में रोशनी और हवा का माकूल इंतज़ाम था। मतलब ये सारी चीज़ें ज़ाहिर करती हैं कि वो लोग जो थे वो अच्छी तरह से फ़न तामीर से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ थे। उन्हें पता था कि उन्होंने किस तरह से घर जो हैं वो बनाने हैं और इन्हें हवादार कैसे रखने हैं, रोशनी के लिए उन्हें इंतज़ाम कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें उन्हें पता थी। कदीम हड़प्पा में सड़कों की तमीर इस अंदाज़ से की गई कि लोग मुख्तलिफ़ महलों और कस्बों में आसानी से आ जा सकें। तांग फाटक भी बनाए गए थे जिनमें से एक वक्त में एक बैलगाड़ी गुजर सकती थी। खुदाई से पता चलता है कि एक सीधी सड़क 1 किलोमीटर लंबी थी और इसकी चौड़ाई 9 मीटर थी। निकासी आब का इंतज़ाम। गंदे पानी की निकासी का उम्दा इंतज़ाम था। मतलब ये जो गंदा पानी होता है उसको निकालने का, मतलब दूर फेंकने का भी उनके पास एक अच्छा इंतज़ाम था। गंदे पानी के निकास के लिए बिल तरतीब छोटी और बड़ी नालियाँ बनाई गई थी। छोटी नालियों को ईंटों और बड़ी नालियों को पत्थर की बड़ी सलों से ढाँप दिया जाता था। मतलब ये नहीं है कि छोटी नालियाँ जो थी वो ऐसी बहती रहती थी और सब कुछ नज़र आता रहता था जो भी इसमें गंदा पानी बह रहा है। वो क्या करते थे, उन नालियों को उन्होंने ईंटों से ढांपा हुआ था ताकि वो दूर से जो है, जो देखने वाले को अजीब ना लगे। तो बड़ी नालियाँ जो थी उनको बड़े बड़े पत्थरों से ढांपा हुआ था। गंदे पानी को बड़ी नालियों से मिला दिया जाता था। इस तरह गंदा पानी शहरों से बाहर चला जाता। मतलब गलियों के अंदर जो नालियाँ थी वो छोटी नालियाँ थी। वो छोटी नालियाँ जाती एंड पे आके वो बड़ी नालियों से मिल जाती और फिर वो बड़ी नालियाँ शहर से उस गंदे पानी को फेंक दिया करती थी। कदीम दौर में ऐसा कोई शहर नहीं जहाँ निकासी आपका इतना बेहतरीन इंतज़ाम और उम्दा सहूलियात मौजूद हों। मतलब सबसे जो अच्छी तहज़ीब थी बाकी तहज़ीबों के मुकाबले में वादी सिंध की तहज़ीब में जो निकासी आपका इंतज़ाम था वो बहुत अच्छा था। गले के गोदाम। मोहनजोदड़ो में ज़्यादातर गले के गोदाम दरिया के किनारे पर वाक़या थे। मुख्तलिफ़ इलाकों से गंदम इकट्ठी करके दरिया के रास्ते गोदामों तक लाई जाती थी और फिर दूसरे इलाकों को भेजी जाती थी। मतलब वो जिस तरह से उसकी तिजारत भी करते होंगे गंदम की, तो वो ज़्यादातर क्या करते थे, दरिया के किनारे पर वाक़या थे और फिर मुख्तलिफ़ इलाकों से गंदम इकट्ठी करके उन गोदामों तक लाई जाती है और फिर वहाँ से फिर वो दूसरे इलाकों को भेज देते। इस मकसद के लिए पुख्ता सड़कें भी बनाई गई, मतलब पक्की सड़कें जिसे बोलते हैं। गोदामों के नीचे पक्के फ़र्श बने हुए थे। सरकारी मुलाजमों की तनख्वाह इसी गल्ला से अदा की जाती थी। गल्ला बतौर करेंसी भी इस्तेमाल होता था। मतलब अब हमारे तो करेंसी चलती है ना, मतलब नोट चलते हैं पैसे 1000 के 2000 के, तो वहाँ पे अगर आपने किसी को पैसे देने हैं तो आप उसको उसके पैसे देने के बजाय गल्ला भी दे सकते थे। हड़प्पा में गल्ला के बड़े बड़े गोदाम मौजूद थे जिनमें फ़ालतू गल्ला रखा जाता था। मुकामी आबादी का इनखला। मतलब मुकामी आबादी जो थी वो वहाँ से कैसे निकली। वादी सिंध के लोग महज़ब, पुरअमन और तरक्की याफ्ता थे। आर्या हमला आवरों ने उनकी शानदार तहज़ीब को तबाह कर दिया। आर्या जंगजू किस्म के लोग थे, मतलब वो लड़ाई झगड़ाई करने वाले लोग थे, लड़ाई करने के वो माहिर थे। तो इस तरह से जो वादी सिंध के लोग थे वो तो बहुत ही पुरअमन लोग थे। उन्हें तो पता नहीं था कि लड़ते कैसे, उनके पास तो हथियार ही नहीं थे। तो इसलिए उन्होंने वहाँ से आर्याओं ने वहाँ से जो वादी सिंध के जो लोग थे उन पुरअमन लोगों को वहाँ से निकाल दिया। इनके पास जंगी घोड़े और बेहतरीन औजार थे। जब आर्याओं ने वादी सिंध के लोगों पर हमला किया तो उनका मुकाबला ना कर सके। क्यों ना कर सके? क्योंकि वो पुरअमन लोग थे। उन्होंने कभी इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया कि भाई हमने लड़ाई भी करनी है, हमने इस तरह के औजार भी बनाने हैं, तलवारें, घोड़े, इस तरह की चीज़ें भी रखनी हैं। तो इस तरह से वो लोगों ने, आर्यों ने बहुत आसानी के साथ जो सिंध के वादी सिंध की तहज़ीब के जो पुरअमन लोग थे, बाशिंदे थे, उनको वहाँ से निकाल फेंका। आर्या यहाँ के बाशिंदों को जनूब मशरिक़ की तरफ धकेल कर उनके इलाकों पर काबिज़ हो गया। मतलब उनके इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया, उनको वहाँ से निकाल दिया। वादी सिंध की तहज़ीब का ज़वाल। वादी सिंध की तहज़ीब दर्जा बदर्जा तरक्की करती हुई एक शानदार मुकाम तक पहुँची। मतलब आहिस्ता आहिस्ता वो तरक्की करती एक बहुत ऊंचे मुकाम पे पहुँच गई। इसका असर एक वसी इलाके पर हुआ, मगर 1500 काफ मीम में ये अचानक गायब हो गई। इसके शहर ज़मीन में दफन हो गए। इसका आर्ट, मज़हब और कल्चर नज़रों से ओझल हो गया, मतलब नज़रों से गायब हो गया। वादी सिंध की तहज़ीब के ज़वाल के इसबाब के बारे में माहिरीन आसार कदीमा के दरमियान इख्तलाफ पाया जाता है। मतलब कि माहिरीन जो आसार कदीमा के जो माहिरीन हैं उनके वो मुख्तलिफ़ किस्म की राय पाई जाती हैं। मतलब एक ही बात पे इत्तफ़ाक़ उनका नहीं है। माहिरीन जो हैं वो हर एक मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करते हैं उनके बारे में कि ये ज़वाल पज़ीर क्यों हुई। मतलब वादी सिंध की जो तहज़ीब थी वो
वो किस तरह से ख़त्म हो गई। क़यास किया जाता है, मतलब कहा जाता है, अंदाज़ा लगाया जाता है कि इसके ज़वाल में अंदरूनी और बैरूनी दोनों अवामल का अमल दखल था। कुछ माहिरीन का ख़्याल है कि यह तहज़ीब कुदरती आफ़ात मसल ज़लज़ले और सैलाब वगैरह से ख़त्म हुई। कुछ माहिरीन जो हैं वो ये कहते हैं कि अगर ये यकदम दुनिया के नक्शे से जो गायब हो गई है, इसका एक वजह ये भी हो सकती है कि ये इनको किसी कुदरती आफ़त ने, कुदरती तौर पे मतलब अल्लाह ताला की तरफ से इन पे कोई अज़ाब आया है और मतलब ज़लज़ला आया है इतना शदीद किस्म का कि उनके जो शहर हैं वो ज़मीन के अंदर जो हैं वो दफन हो गए हैं, या सैलाब आया है मतलब ख़तरनाक किस्म का, जिसकी वजह से उनके जो सारे मकानात थे वो सारे के सारे उस पानी के साथ ही बह गए हैं, ज़मीन से ख़त्म हो गए हैं। बाज़ माहिरीन के ख़्याल में वबाई अमराज के फैलने से वादी सिंध की तहज़ीब का ख़त्म हुआ। फिर कुछ माहिरीन कहते हैं कि यह भी हो सकता है कि कोई ऐसा मर्ज़ उनके दरमियान फैल गया है, मतलब जिसने सारे इलाके को अपने लपेट में ले लिया होगा, जिसकी वजह से सारे के सारे लोग जो हैं वो वहाँ पे कोई इलाज ना होने की वजह से वहाँ पे जितने भी लोग थे वो वो मर गए। एक राय ये है कि इसकी वजह खुश्क साली थी। खुश्क साली मतलब वहाँ पे पानी की मौजूदगी ना होना। खुश्क साली थी क्योंकि जब दरियाओं ने रास्ता बदला तो पानी की फ्राहमी मुमकिन ना रही और ये इलाका बंजर हो गया। मतलब जब दरियाओं ने अपना रास्ता बदल लिया, दरियाओं ने उस इलाके को सैराब करना बंद कर दिया, पानी पहुँचना दरियाओं का वहाँ पर बंद हो गया, तो क्या हुआ वहाँ पर जो, क्योंकि पहले हमने भी यहाँ पे पढ़ा है कि ज़राअत जो थी वहाँ पे उन लोगों का जो थी ज़रिया मौश थी, मतलब वहाँ से लोग जो थे वो कमाई करते थे, अपनी फसलें काटते थे, उनको बेचते थे। तो जब दरियाओं ने रुख बदला अपना तो उनको पानी जब मिलना बंद हो गया तो इस वजह से ना कोई उनकी फसल पैदा हुई ना कुछ और, जिसकी वजह से वो जो लोग थे भूख से मर गए। दरियाओं के किनारों पर आबाद शहर भी उजड़ गए। कुछ माहिरीन की राय है कि लोगों ने ज़मीन पर बहुत ज़्यादा काश्त की, मतलब ज़मीन पर उन्होंने बहुत ज़्यादा फसलें उगाईं, जंगलों को काट काट कर इलाके की ज़रखेज़ी को ख़त्म कर दिया, जानवरों के लिए चरागाहें ख़त्म हो गईं। बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि मेसोपोटामिया और दूसरी हमअसर तहज़ीबों से तजारत ख़त्म हो गई, और कुछ का ख्याल ये है कि जो बाकी तहज़ीबों से उनकी जो तजारत थी बहुत अच्छी जो चल रही थी और वो ख़त्म हो गई, तो इसकी वजह से आमदनी का एक बड़ा ज़रिया बाकी ना रहा। कि आमदनी जब उनकी नहीं रही, जिस तरह से कुछ लोगों का ख्याल था कि उनकी दरियाओं का रुख बदला और काश्तकारी ख़त्म हो गई तो आमदनी ना रही, जिसकी वजह से लोग भूखे मर गए। और कुछ का ख्याल ये है कि उनकी जो बाकी तहज़ीबें थी उनके साथ जो तजारती ताल्लुकात थे वो ख़त्म हो गए, आमदनी ना रही, लोग भूखे मर गए। तो ये बहुत सारी राय हैं, अल्लाह बेहतर जानता है कि उनके साथ क्या हुआ। इसकी वजह आमदनी का एक बड़ा ज़रिया बाकी ना रहा। जब शहर और बस्तियाँ उजड़ गईं तो लोग हिजरत करके दूसरी जगहों पर चले गए। तो बच्चों यही यहाँ पे जो हमारा ये जो बाब नंबर 1 है, वादी सिंध की तहज़ीब ख़त्म होता है। अगला जो सबक है इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।